सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब ध्यान देंगे, हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आरंभ किए थे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आरंभ किए, उसमें आपका लेसन प्लानिंग भी है, शिक्षण के उद्देश्य हैं, टेक्निक्स हैं, अप्रोच हैं। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं कि चाहे आप कितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, लेकिन प्रश्न के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। तो इसलिए हम इस टॉपिक को पीछे जितना पॉसिबल हुआ टॉपिक वाइज पढ़ाए भी आपको। तो अब हमने आपके सामने क्वेश्चन फॉर्मेट में ले रहे हैं, जो कि आरटेट, राजस्थान टीचर्स, दिल्ली पीआरटी जो 100 मार्क्स साइकोलॉजी है उसमें, केवीएस के एग्ज़ाम में, सी टेट में और विभिन्न राज्यों के टेट के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न और उससे मिलते जुलते संभावित प्रश्न, उन प्रश्नों को ले रहे हैं और ऑप्शन भी साथ में है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। वहाँ जो कॉन्सेप्ट बनता है वो भी आपका आ रहा है। तो आप लोग सब ध्यान से इसको सुने, समझे और अपना नोट्स बनाएं और सुझाव हमको भेजिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आपका, और अभी ये पूरा 22 और 23 आप सबके लिए जॉब का अच्छा अवसर है। बाकी जो जेबीटी बीएड करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जुड़िए हमसे, क्योंकि हमारा एक मिशन है। ये सिर्फ धंधा नहीं है, आपको जॉब तो लगाना ही है, लेकिन एक आपको ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक बनाना है, जो कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना अच्छा योगदान दे सके और सुंदर जीवन जिए। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है आपका कि चार्टों का एक क्रम, मतलब ध्यान देंगे कि कई प्रकार के चार्ट होते हैं। जब हम उनको एक साथ किसी भी रूप में, चाहे वो वलय रिंग शेप में हो या हुक से हो या कोष्टक से हो, कैसे भी एक साथ करके उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग विषय को दिखाने के लिए। तो उस चार्ट को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड के साथ उसको लगाते हैं, चाहे वो क्लिप से या तिपाई से या फिक्स करके कैसे भी लगाते हैं उसको। तो चार्टों का एक क्रम जो एक वलय, हुक या कोष्टक द्वारा एक साथ बंधा होता है, अर्थात कई चार्टों को एक साथ दिखाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्लैप चार्ट। ऑप्शन में ये आ चुका है। फ्लैल बोर्ड क्या होता है हम लोग पहले कर चुके हैं, पोस्टर्स भी हम लोग कर चुके हैं, ग्राफ भी। पोस्टर्स आप जानते हैं, ग्राफ जानते हैं। तो ये फ्लैप चार्ट क्या होता है, यहाँ आपका आ गया कि फ्लैप चार्ट कहते किसको है। अगला प्रश्न है, लिखने के प्रकार जैसे पत्रों, शब्दों और वाक्यों की प्रतिलिपि बनाना, ये किस स्तर पर होता है? कहने का अर्थ क्या हुआ कि भाषा चारों ओर बिखरी हुई है। मान लो हम कोई पत्र मिल गया, कहीं कोई न्यूज़ पेपर मिल गया, कहीं कोई शब्द लिखा हुआ मिल गया, वाक्य लिखा हुआ मिल गया, और हम बच्चों में ऐसे आदत का विकास कर देते हैं या व्यक्ति में कि वो वहीं से उस शब्द को अपने हिसाब से लिखने लगे, उससे और शब्द बनाने लगे, उसका वो अलग अलग प्रारूप तैयार करने लगे। तो इससे क्या होता है कि उसके भाषा का विकास होता है, परिमार्जन होता है, परिष्करण होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये चीज़ें किस स्तर पर किया जाता है? तो ये बिल्कुल आरंभिक स्थिति में, किंडरगार्टन में। आपको ध्यान में हो, हम कर चुके हैं केजी प्रणाली, फ्रोबेल ने दिया है, जर्मनी के फ्रोबेल ने दिया केजी प्रणाली। और किंडरगार्टन प्रणाली में गीत, गति, रचना, उपहार, ये विशेषता है इसकी। और हम देख चुके हैं ये खेल कूद, प्लेवे मेथड में होता है ये। इसलिए किंडरगार्टन बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ आरंभ से ही शुरू किया जाए। तो क्या है, पहले भी ये आ चुका था। अगला है आपका कि कौन सी शिक्षण विधि इनमें से है जो पारंपरिक मानी जाती है, ट्रेडिशनल, कि परंपरा से ही चला आ रहा है और आज आधुनिकता का माहौल है, वातावरण है, और एक से बढ़कर एक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, डिजिटल बोर्ड है, आज बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी आज भी परंपरा के जो चीज़ें हैं, ये एक बहुत सहारा है जो कि सब जगह आसानी से उपलब्ध है। तो ध्यान देंगे, तो बोल रहा है इनमें से कौन सा है पारंपरिक? समूह चर्चा है, चौक और बातें हैं, गैर औपचारिक व्याख्यान है, नॉन फॉर्मल लेक्चर है, कि प्रदर्शन विधि है, ऐसे पूछ रहा है ये। तो ये चौक और टॉक, चौक और बातें,
कि भाई चौक लिया, बोर्ड लगा हुआ है, प्यारे बच्चों देखो ये विषय, अच्छा ये हमने क्या लिखा है, ऐसे जो हम करते हैं उसको चौक और बातें बोलते हैं। यूँ तो समूह चर्चा पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आज के डेट में पैनल चर्चा, समूह चर्चा, ये सब बड़े ही नए नए आधुनिक रूप में आ रहा है आज के युग में। तो चौक और बातें ये पारंपरिक माने जाते हैं। जिसे आपको ध्यान होगा आता है पारंपरिक शिक्षा में आपका 3 आवर्स, इस जगह आ गई बात तो परंपरा 3 आवर्स, आपको आ जाए कि ये 3 आवर्स क्या होता है। 3 आवर्स ये जो कि परंपरा से चला रहा है, 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, इसको बोलते हैं 3 आवर्स। 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। तो आ जाए आपको वही कि 3 आवर्स का मीनिंग क्या है। इसमें 3 आर से रीडिंग, राइटिंग में है तो WR, लेकिन R के रूप में ही ले लिया है, और अरिथमेटिक में भी है AR, लेकिन तीनों को 3R ही लिया है। तो आ जाए कि परंपरागत शिक्षा 3R का अर्थ क्या है। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, लिखना, पढ़ना और गणित। लेकिन आधुनिक युग में 4H की प्रणाली है, 4H, जो कि पेस्टालॉजी ने दिया है। तो 4H में 4H मतलब हेड, हैंड, हार्ट और ओवरऑल हेल्थ। तो 4H है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे, हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ, ये 4H है। इसमें ना 4H प्रणाली में होलिस्टिक अप्रोच है। ऑल द 3 एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोग्निटिव यहाँ शामिल है। व्यवहार के तीनों पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक। तो 4H में आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, व्यवहार के तीनों पक्षों के समुचित विकास इसमें शामिल है। तो यहाँ पर चर्चा में आ गया परंपरागत, तो हमने दोनों प्रश्न आपको दे दिए। मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें नए नए क्रॉस क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको अलर्ट रहना है। अगला प्रश्न है आपका गणितीय संकल्पनाओं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। गणितीय संकल्पना मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स। तो गणितीय संकल्पनाओं में महारत, निपुणता, एक्सपर्टनेस, स्किलफुलनेस। गणितीय संकल्पनाओं में महारत के लिए, निपुणता के लिए, शिक्षक और बालक के लिए मुख्य उपकरण इनमें से कौन सा है जो वो यूज कर सकते हैं, मुख्य उपकरण, कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में महारत हासिल हो जाए। तो ऑप्शन यहां दिया हुआ देख रहे हैं, तो ध्यान देंगे इसमें ना विश्लेषण है। यूँ तो आपने ध्यान में आएगा कि कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो है, लेकिन अनुसंधान यहाँ हो रहा है संकल्पना। तो ये अनुसंधान, खोज, उसके एक एक बात को जानना, उनमें से महत्वपूर्ण बात को निकालना, छोटे छोटे भाग में उसको बांटना, ये सब होता है विश्लेषण में। इसीलिए इसको बोलते हैं अनुसंधान की विधि, खोज की विधि। विश्लेषण में हम इसको अलग अलग बांटते हैं। तो ये ध्यान देंगे यहाँ पर, कहीं हमारे मन में आएगा कि कौशल जरूरी है, कौशल जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जरूरी जो कौशल है कॉन्सेप्ट के लिए वो है विश्लेषण। एक विद्यार्थी विज्ञान में, साइंस में तर्क करता है, तर्क, रीजनिंग की एबिलिटी उसके अंदर आया है, वो कर सकता है रीजन बिहाइंड इट, कि भाई किस कारण से ये बात हुआ है। अगर ऐसा वो करता है, करने में समर्थ हो गया है, तो उससे किस प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो आपको ध्यान में, वो शिक्षण के उद्देश्य आप पढ़े हुए हैं ना, तो वहाँ आपको ऐसे प्रश्न देंगे, तो आपको पता हो कि जब टीचर पढ़ा रहा है, विद्यार्थी में स्किल आ गया है, तो किस रूप में आया है, ज्ञान है कि बोध है कि अनुप्रयोग है कि कौशल है, क्या है। तो विद्यार्थी विज्ञान में तर्क करता है, इसका मतलब जब हमने उसको ज्ञान सूचना के रूप में दिया, परिभाषा दिया, और उसका संबंध स्थापना करना सिखा दिया, जोड़ना सिखा दिया, बोध हो गया उसको, तो अब उसके अंदर ऐसे कौशल आ गए कि वह उनका यूज कर सकता है। इसलिए इसका आंसर हुआ है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग हुआ है। तो आप देख रहे हैं ऐसे प्रश्न ये आपको आ रहा है।
दिल्ली पीआरटी में, राजस्थान में, सी टेट में, तो ये ध्यान देंगे आप। तो आपको जानना होगा ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन कि इनमें क्या क्या होता है। और जब हम बालक को विषय वस्तु पढ़ा देंगे तो उसमें किस प्रकार के आएंगे। और यहाँ ध्यान देंगे प्राप्य उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य को अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अर्थात जिन उद्देश्यों को टीचर पर्टिकुलर क्लासरूम टीचिंग में पर्टिकुलर टाइम में उसको अचीव कर लेता है, कर सकता है, उसकी बात हो रही है। छात्र में संहति अर्थात मास और आयतन वॉल्यूम में संबंध देखने की योग्यता, ये कौन सा होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए यहाँ बोला प्राप्य उद्देश्य, वहाँ बोला विशिष्ट उद्देश्य, कहीं बोल देगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो ये भी ध्यान देंगे, बात एक ही है वो। तो प्राप्य उद्देश्य बोले अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये प्रश्न आपको हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, एसएस में सब जगह आने वाला है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? बोध। संबंध देखना बोल रहा है तो ये हो गया, बोध हो गया। तो इस प्रकार से हम एक एक प्रश्न ले रहे हैं आपका। बहुत अच्छा।